अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आई एम फेरोज शाह। आज की वीडियो में हम 2023 का जो ईटा टेस्ट कैंसिल हो चुका है उसका लॉजिकल पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टार्ट लेते हैं। लॉजिकल पोर्शन का जो पहला क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए आया था वो ये था, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स थे और पहला स्टेटमेंट ये था कि सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स। सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स। अगर कुछ टीचर्स स्टूडेंट्स हो, पहला सेंटेंस all students are girls और सारे स्टूडेंट्स गर्ल्स हो। एंड द थर्ड सेंटेंस इज नो स्टूडेंट इज बॉय। नो स्टूडेंट इज अ बॉय। ये 3 सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 1 में आपके लिए गिवन थे और कंक्लूजन्स आपसे मांगे हैं कि भाई कौन से कंक्लूजन्स आपके ख्याल में इसमें ठीक हो सकते हैं। कंक्लूजन्स में आप देखिएगा तो पहला कंक्लूजन आपको कहा सम टीचर्स आर बॉयज। सम टीचर्स आर बॉयज, पहला कंक्लूजन। कुछ टीचर जो हैं वो बॉयज हैं। सेकंड कंक्लूजन आपके लिए ये निकाला है कि सम गर्ल्स आर टीचर्स। सम गर्ल्स आर टीचर्स। और थर्ड कंक्लूजन ये निकाला है डियर स्टूडेंट्स कि सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स। सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट्स, ये उनके कंक्लूजन्स। और अब ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन ए कि ओनली वन इज ट्रू या ओनली वन फॉलो, सिर्फ पहला ठीक है। ऑप्शन बी में कहा है ओनली 2 फॉलो, सिर्फ दूसरा कंक्लूजन ठीक है। सी ऑप्शन में है कि 1, 2 एंड 3 ये तीनों फॉलो होते हैं, तीनों ट्रू हैं। और ऑप्शन डी डियर स्टूडेंट्स ओनली 2 एंड 3 फॉलो। 2 और 3 ठीक है, बाकी गलत है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। आप यकीन करें मेरे पिछले वीडियोस आप देखें, इस तरह के मैंने कम से कम आपके साथ 8-10 क्वेश्चन पिछले वीडियोस में शेयर किए थे। 100% इनका मैंने ट्रिक आपको समझाया था। इस क्वेश्चन का ट्रिक हम पढ़ते हैं। मैंने आपको सिंपलेस्ट मेथड सिखाया था उन वीडियोस में कि इस तरह के क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करें डियर स्टूडेंट्स। सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स, तो ऐसा करें कोई भी क्वांटिटी, कोई भी नंबर ऑफ टीचर्स आप ले लें। मैं ले रहा हूं, देखो टीचर 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 टीचर। आप 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, डजंट मैटर। फिर उन्होंने कहा कि सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स, इनमें से कुछ टीचर्स को स्टूडेंट्स बना दो। अगर कह देते कि ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट, मैं सबके साथ एस लिखता, लेकिन कुछ के साथ लिखना है तो सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स। कुछ टीचर्स स्टूडेंट्स हैं तो इनमें से कुछ के साथ में स्टूडेंट लिख लेता हूं। देखो आगे ये नहीं कहा कि ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर्स, तो मैं स्टूडेंट्स को कुछ आगे ले जाना जरूरी है क्योंकि इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सारे स्टूडेंट्स टीचर हैं ताकि मैं इधर ही स्टॉप करूं। सारे स्टूडेंट का टीचर होना नहीं बताया तो मैं कुछ स्टूडेंट्स आगे ले लूंगा। अब देखें, ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब गर्ल्स हैं, तो मैं इनके साथ अब जी लिखूंगा। देखो गर्ल 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 गर्ल। यहां फिर ऐसा नहीं बताया कि आर गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, लिहाजा कुछ गर्ल्स ज्यादा लेना लाजमी है। गर्ल्स एंड गर्ल्स, ओके। अब नो स्टूडेंट इज अ बॉय, यानी बॉय यहां पर वो इंफॉर्मेशन है डियर स्टूडेंट्स जिनका ना स्टूडेंट से ताल्लुक है, ना टीचर से ताल्लुक है, ना गर्ल्स से ताल्लुक है। लिहाजा बॉय का इंफॉर्मेशन हम बिल्कुल अलग ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल अलग, इनसे अलग तलग। यहां बॉय 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 10 लेते हो 20 लेते हो, डजंट मैटर।
अच्छा डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट सारे मैंने ड्रॉ किए। अब बहुत आसान होगा कंक्लूजन ठीक और गलत लेना। सम टीचर्स आर बॉयज। देखो टीचर 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 टीचर, कोई टीचर भी बॉय नहीं है, बॉय तो अलग तरह है, लिहाजा ये पहला सेंटेंस क्या है, ये तो गलत हो गया। अब सम गर्ल्स आर टीचर्स, इधर देख लें, सम गर्ल्स आर टीचर, ये देखो ये गर्ल टीचर है, बिल्कुल है, ये गर्ल टीचर है, ये गर्ल टीचर है, सारे गर्ल्स टीचर नहीं है, कुछ गर्ल्स टीचर्स हैं। इट मींस कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है, कुछ गर्ल्स टीचर्स हैं। सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, वो देख लें, दिस गर्ल इज अ स्टूडेंट, 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 लेकिन सारे गर्ल्स नहीं है, कुछ गर्ल्स स्टूडेंट हैं। ये भी बिल्कुल ठीक लग रहा है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली 2 and 3 फॉलोज। ओनली 2 and 3 फॉलो, सिर्फ ये 2 and 3 ठीक है, फर्स्ट गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आया था, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 एक सीरीज आया था, इस तरह की सीरीज में मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुका हूं, काफी प्लेटफॉर्म से, अपने चैनल से भी और टेस्ट वगैरह से भी। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज को कंप्लीट करें, के सी डी एल ई एफ एम जी एच, फिर पेंडिंग और फिर ओ के एल। ऑप्शंस देखते हैं कि जो ऑप्शंस हमें गिवन है वो ऑप्शंस क्या है। पहला ऑप्शन है एन क्यू एम, दूसरा ऑप्शन है पी जे आई, तीसरा ऑप्शन है एन आई जे और ऑप्शन डी है एन जे और आई, एन आई जे और एन जे आई। मैंने आप जहां भी अल्फाबेटिक सीरीज देखोगे मेरा सलूशन, तो मैंने कहा था कि जो स्टूडेंट अल्फाबेटिक सीरीज को देखे वो फौरन ए से लेकर जी तक लिखा करे। जिसने लिखा उसने फौरन सॉल्व किया, और जिसने नहीं लिखा सोचता रहा 5-10 मिनट में शायद ही उसे आंसर मिल जाए, वरना मुश्किल है। मैं लिखता हूं, देखो आंसर ऐसे निकलेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। मैंने ए से लेकर जी तक सारे अल्फाबेट्स आपके लिए लिख दिए। अब देखो ऑप्शन उठाते हैं, यहां पर है के, यानी फर्स्ट टर्म में के उठाया यहां से, साथ में सी डी यहां से उठाया। मुझे शक हुआ कि टर्म बनाने के लिए एक अल्फाबेट इधर से और 2 इधर से उठाए रहे हैं। फिर से सुने, मुझे शक पड़ गया कि टर्म बनाने के लिए, सीरीज का टर्म बनाने के लिए फर्स्ट अल्फाबेट यहां से उठाएंगे और बाकी 2 अल्फाबेट यहां से शुरू किए। सबूत के तौर पर देखें तो फर्स्ट टर्म में के यहां से और सी डी यहां से। फिर देखो के के बाद क्या है, ये सेकेंड टर्म के लिए उठाया और ये भी सेकेंड टर्म के लिए उठाया, ये 2 सेकेंड और वो 1 सेकेंड। देखो एल ई एफ, तो ये देखो थर्ड के लिए उठाया है एम, थर्ड टर्म के लिए एम यहां से उठाया और जी एच यहां से उठाया थर्ड के लिए। ये फर्स्ट के लिए उठाए थे, फर्स्ट टर्म इनसे बनाया। सेकेंड टर्म के लिए फर्स्ट अल्फाबेट यहां से, 2 अल्फाबेट इधर से। थर्ड टर्म के लिए एक अल्फाबेट यहां से, 2 अल्फाबेट इधर से। अब बताओ अगला क्या होगा, अगला डेफिनेटली फोर्थ टर्म में यहां एन होगा, तो फर्स्ट टर्म यहां से आएगा, फर्स्ट अल्फाबेट यहां से एन और 2 यहां से आएंगे, तो ये होंगे जनाब फोर्थ टर्म के बाकी 2 अल्फाबेट्स और एन आई जे ये सामने मौजूद है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ना मुझे सोचना पड़ा, ना मुझे ख्वार होना पड़ा, ना मेरा टाइम वेस्ट हुआ और मैंने बड़ी आसानी से इस टर्म को ट्रेस किया। सिर्फ एक ही टेक्निक था कि मैंने सारे अल्फाबेट सीक्वेंस में लिखे, तो मुझे हेल्प मिल गई कि टर्म्स कैसे बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स, लॉजिकल पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 3। डज पाकिस्तान नीड सो मेनी प्लान्स फॉर डेवलपमेंट? स्टेटमेंट्स हैं, डज पाकिस्तान नीड्स so many
प्लान्स फॉर डेवलपमेंट, क्या तरक्की के लिए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा प्लान्स की जरूरत हो सकती है या होती है या होगी या है। सो आगे कहा आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स आप खुद बताएं कि कौन सा ठीक है। कुछ लोग कहेंगे अगर हम एक सेंटेंस, एक जगह पर मीटिंग चल रही है, एक जगह पे बहस हो रही है, डिस्कशंस हो रही है और उसमें किसी ने कहा कि पाकिस्तान को तरक्की के लिए बहुत ज्यादा प्लान्स की जरूरत है। अब सब लोगों ने सुना तो सब अपनी अपनी राय देंगे, आर्गुमेंट्स देंगे, तो कौन सा आर्गुमेंट सही है वो हमने डिसाइड करना है। लोगों की तरफ से जो पहला आर्गुमेंट आएगा, यस, हाँ, नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। यानी वाकई कुछ लोग कहेंगे हाँ आपकी बात सही है, बिकॉज प्रॉपर प्लानिंग के बगैर कुछ भी वैल्यूएबल हासिल नहीं हो सकता। ये एक पहला आर्गुमेंट होगा। उन बैठे हुए लोगों में दूसरे तरह के जो लोग होंगे वो कहेंगे नो, नहीं, टू मच, बहुत ज्यादा, टाइम, मनी एंड एनर्जी वेस्ट इन प्लानिंग, इन मेकिंग प्लान्स। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, यह गलत है कि पाकिस्तान को तरक्की के लिए बहुत ज्यादा प्लेन्स की जरूरत होगी, क्योंकि प्लेन्स बनाने में बहुत ज्यादा एनर्जी, वक्त और पैसे जाया होते हैं। तो आप बताएं कि दोनों आर्गुमेंट्स में कौन सा आर्गुमेंट सही है। ऑप्शन ए में कहा गया है, ओनली वन ट्रू, ओनली वन इज ट्रू। ऑप्शन बी में कहा गया है that only two is true, only two is true। ऑप्शन सी में मौजूद है डियर स्टूडेंट्स के नीदर वन नॉर टू ट्रू, ना वन ठीक है ना टू ठीक है। और ऑप्शन डी में है डियर स्टूडेंट्स के आइदर वन और टू ट्रू, आइदर वन और टू ट्रू है। तो पहली बात ठीक है सिर्फ, या सिर्फ दूसरी बात ठीक है, या ना पहली बात ठीक है ना दूसरी बात ठीक है, या पहली ठीक है या दूसरी ठीक है, या पहली ठीक है या दूसरी है, तो बिल्कुल फैसला नहीं हुआ। ये ऑप्शन तो बिल्कुल फजूल है। क्यों फजूल है? क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में से कौन ठीक कह रहा है और आप कहो या ये ठीक कह रहा है या ये ठीक कह रहा है, तो इससे अच्छा है आप खामोश ही रह लो, जब आंसर नहीं दे रहे हो। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। Neither one nor two true, ये भी गलत है। Why this option is wrong? Logic is logic। एक कहता है कि बैठना, जनरल बात करता हूं, एक कहता है कि यहां आना अच्छा है, एक कहता है यहां से जाना अच्छा है। तो डेफिनेटली दोनों में एक ठीक होगा एक गलत होगा, या आना अच्छा होगा या जाना अच्छा होगा। अब ये दोनों ऑप्शंस जो हैं, ये दोनों स्टेटमेंट, कंक्लूजन या आर्गुमेंट्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। कुछ कहते हैं कि प्लान बनाना अच्छा है, बेहतर है, इससे कामयाबी मिलती है। कुछ कहते हैं कि नहीं, प्लान बनाना वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ मनी है और वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो दोनों बिल्कुल कंट्रास्ट है, तो दोनों तो ठीक नहीं हो सकते या दोनों गलत नहीं हो सकते, एक ठीक और एक गलत जरूरी है। तो लिहाजा ये ऑप्शन भी लॉजिकली गलत है। अब या ये ठीक है या ये ठीक है, तो जनाब वैसे भी कहते हैं ना, सियाने कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले बड़ों से मशवरे जरूर लेते हैं, या समझदारों से या एक्सपीरियंस लोगों से मशवरा जरूर लेते हैं। आजकल दौर कुछ अलग चल रहा है, लेकिन एनी हाउ ये फैक्ट इस फैक्ट के प्लान के बगैर कोई भी चीज कामयाब नहीं होती। अगर वार है, जंग है और एक आर्मी ने दूसरे आर्मी पे अटैक करना है, तो उससे पहले वो प्लान बनाते हैं। विदाउट प्लान वो अपना ही नुकसान कर लेते हैं। अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है और एक्सपेरिमेंट का बिना किसी प्लान के आप एक्सपेरिमेंट और अप्रेंटिस चीजें इकट्ठा करें और कोई ऐसा आपको इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिल जाएगा, तो इट इज इम्पॉसिबल। यू हैव टू प्लान फॉर इट, यू हैव टू स्टडी फॉर इट, यू हैव टू गेट अरेंजमेंट फॉर इट। सो प्रॉपर प्लानिंग से ही एक टारगेट अचीव होता है, कम टाइम में और कम एरर के साथ अचीव होता है। लिहाजा ये जो लोग हैं जनाब, ये वही लोग हैं जो ना खुद कुछ करते हैं ना दूसरों को कुछ करने देते हैं। लिहाजा ओनली वन ट्रू, विदाउट एनी डॉट, ओनली ऑप्शन वन करेक्ट, ये ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मैंने आपके साथ 3 क्वेश्चन शेयर किए,
और इस बार लॉजिकल रीजनिंग में काज एंड इफेक्ट और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा आए थे, सीरीज एक आया था। आगे आपका खुदा मालिक है कि आने वाले टेस्ट में क्या होगा, लेकिन मेरे पास्ट वीडियोस आप जरूर देखिए और टेस्ट में काफी मैंने शेयर किए हैं और वीडियोस इस चैनल पे आज उससे इंशाल्लाह आपको हेल्प मिलेगी। देखो हर मैंने नहीं ऐसा क्वेश्चन देखा जिसमें आपको हेल्प नहीं मिल रही। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है MTC methyl tetrachloride is a chemical found in pesticides, glues and sealants। ये भी स्टेटमेंट्स है। methyl tetrachloride MTC is a chemical found in pesticides, glues and sealants। ये पहला सेंटेंस है। पैराग्राफ को सेंटेंस वाइज लिखा करें तो आपके लिए अच्छा होगा। MTC मिथाइल टेट्राक्लोराइड एक ऐसा केमिकल है जो पेस्टिसाइड्स में, ग्लूज में और सीलेंट्स में हमें मिलता है। इसमें डिटेक्ट होता है। एक्सपोजर टू MTC, सेकेंड सेंटेंस, एक्सपोजर टू MTC इस केमिकल के साथ अगर हमारा ताल्लुक बने, हमारा वास्ता पड़े, कैन कॉज पीपल टू डेवलप एस्थमा, कैन कॉज पीपल टू डेवलप एस्थमा। इस केमिकल की वजह से लोगों में एस्थमा फैल रहा है। ये सेकेंड सेंटेंस है इस पैराग्राफ में, सेकेंड हिटेड टारगेटेड सेंटेंस है। द थर्ड वन, in order to halve the asthma rate, government plan to ban all products of MTC। third statement, in order to halve the rate of asthma का रेट कम करने के लिए या हाफ करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट प्लान टू बैन, गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है, प्लान टू बैन, गवर्नमेंट प्लान टू बैन पाबंदी लगा दे ऑल प्रोडक्ट्स, वो सारे प्रोडक्ट्स कंटेनिंग ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ MTC। मिथाइल टेट्राक्लोराइड से एस्थमा फैल रहा है और ये हमें सीलेंट्स में, पेस्टिसाइड्स में और ग्लूज में मिलता है, इससे एस्थमा फैलता है। और गवर्नमेंट ने मंसूबा बनाया है कि जिन प्रोडक्ट्स में ये MTC मिलता है उसको, उस पर पाबंदी लगा दे, उसके खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दे, उसको मार्केट में बंद कर दें। ओके, नेक्स्ट है, आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट प्लान इज बेस्ड ऑन which assumption? गवर्नमेंट प्लान इज बेस्ड ऑन which assumption? ये जो गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है कि MTC का प्रोडक्ट्स बैन कर लेते हैं ताकि एस्थमा के रेट को हाफ कर दे। गवर्नमेंट का प्लान क्या है? साफ दिख रहा है कि एस्थमा के रेट को हाफ करने के लिए MTC के प्रोडक्ट्स पे पाबंदी लगाते हैं। ये जो प्लान है गवर्नमेंट का, ये किस बेस से बनाया है? तो अब आपको बेस देंगे और आप उससे डिसीजन करोगे कि कौन सा बेस सही है। द फर्स्ट वन जो पहले नंबर पे है, एक्सपोजर टू MTC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नो लेस देन हाफ द नेशन एस्थमा केसेस। एक्सपोजर आसान लिख लेता हूं, एक्सपोजर टू MTC इज द cause of more than half rate of asthma। एस्थमा के आधे से ज्यादा केसेस MTC का एक्सपोजर है। पहला, इसको देखकर गवर्नमेंट ने यह प्लान बनाया है, यानी इस बात को देखकर गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है। और सेकंड ऑप्शन है, प्रोडक्ट्स कंटेनिंग MTC आर नेसेसरी फॉर कंट्री इकोनॉमी। प्रोडक्ट ऑफ MTC are necessary for country economy। इसके इकोनॉमी के लिए जरूरी है। ऑप्शन सी, आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ स्पेलिंग्स प्लीज, इट्स टाइम, यू हैव टू फोकस ऑन इट। ओके, ऑप्शन पे फोकस करें, मैं ऑप्शन के अंदर मतलब पे बात करूंगा। सो नेक्स्ट मेरा है, product of MTC are necessary for
कंट्री इकोनॉमी, ठीक। एंड ऑप्शन सी जो है वो क्या है, बोथ आर एस्थमा हैड रीच्ड एपिडेमिक प्रोपोर्शन, एस्थमा had reached asthma had reached epidemic proportional। एक एक ऑप्शन डिस्कस करूंगा आपको रीजन बताने के लिए कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। एमटीसी प्रोडक्ट्स आर हेल्पफुल फॉर एस्थमा, देखिए मैंने पहले आपके लिए पैराग्राफ स्टेटमेंट्स में लिखा, यहां पर पेपर में स्टेटमेंट में नहीं लिखा था। यही तो लॉजिक है कि आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट्स को, डिस्क्रिप्टिव और कंटिन्यूस फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन को डिस्क्रीट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, वो आसान हो जाता है। जैसे कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कंटिन्यूस बिखरे हुए हो और आप हर इंफॉर्मेशन को अलग अलग रखो तो फिर उससे डिसीजन करना आसान होता है। इट इज द ओनली ट्रिक यू कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, सो लेट मी डू इट। एमटीसी मेटाइल टेट्राक्लोराइड एक ऐसा केमिकल है जो पेस्टिसाइड्स में, ग्लूज में और सीलेंट्स में हमें मिलता है। सेकेंड सेंटेंस, एमटीसी के साथ हमारा जो वास्ता पड़ता है, एक्सपोजर होता है, वो लोगों में एस्थमा पैदा कर रहा है। तीसरा, इन ऑर्डर टू हाफ द रेट ऑफ एस्थमा, अगर गवर्नमेंट चाहता है कि एस्थमा के केसेस को आधे से कम कर दें और जितने केसेस आ रहे हैं वो खत्म कर दे, उसके आधे से भी इसको कम कर दे, कंट्रोल कर दे उस पर, गवर्नमेंट प्लान टू बैन ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ एमटीसी, गवर्नमेंट ने मंसूबा बनाया है कि एमटीसी के सारे प्रोडक्ट्स की खरीदो फरोख्त पे पाबंदी लगा दें। सो गवर्नमेंट प्लान इज बेस्ड ऑन विच असम्पशन, गवर्नमेंट ने ये मंसूबा इन चार में से कौन सी बात को देखकर बनाया है। पहला इधर से स्टार्ट करते हैं, ये जो है जनाब कि एमटीसी प्रोडक्ट्स आर हेल्पफुल फॉर एस्थमा, ये तो बिल्कुल गलत है। वो कह रहे हैं कि एस्थमा कॉज कर रहे हैं उसकी वजह है, तो हेल्पफुल मेडिसिन तो नहीं है। उन्होंने नहीं कहा कि एमटीसी प्रोडक्ट आर द मेडिसिन टू एस्थमा, तो ये गलत है। तो इट मींस कि ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अपोजिट बात है। वो कह रहे हैं कि ये एस्थमा की वजह है और ये कह रहे हैं कि एस्थमा में हेल्प करते हैं, तो गलत है। एस्थमा हैड रीच्ड एपिडेमिक प्रोपोर्शन, ये भी गलत है। ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है सामने स्टेटमेंट्स में कि एस्थमा ने पूरी कौम को लपेट में ले लिया है और हर दूसरा बंदा एस्थमा से मर रहा है या सफर हो रहा है। ऐसा कोई सीवियर स्टेटमेंट नहीं है कि एस्थमा पूरे कंट्री में दड़ा फैला हुआ है और हर जगह शोर है और हर जगह डिस्टर्बेंस है, एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, ऐसा कुछ भी साइन हमें पैराग्राफ में नहीं मिला। प्रोडक्ट ऑफ एमटीसी आर नेसेसरी फॉर कंट्री इकोनॉमी, देखो हर ऑप्शन में एक छोटा सा क्लू जरूर होता है कि मुझे रिजेक्ट कर लो, मुझे सेलेक्ट कर लो। यहां कंट्री इकोनॉमी की बात हो रही है, इस पूरे पैराग्राफ में कोई इकोनॉमिकल स्टेटमेंट नहीं है, कहीं नहीं कहा कि इससे मुल्क को फायदा होगा और इससे मुल्क को नुकसान होगा, तो ये तो बिल्कुल इररेलेवेंट है, इस स्टेटमेंट से रेडी नहीं है। अब यही ठीक रह गया और यही ही ठीक है, आप चेक तो करें कि एक्सपोजर टू एमटीसी इज द कॉज ऑफ मोर देन हाफ रेट ऑफ एस्थमा, एमटीसी का एक्सपोजर कॉज पीपल टू डेवलप एस्थमा, इट मीन के एमटीसी के साथ वास्ता पड़ने से ही एस्थमा का रेट बढ़ रहा है और आधे से ज्यादा लोग जो है वो इसी वजह से एमटीसी के साथ उनका एक्सपोजर हुआ था, जो फिर बाद में एस्थमेटिक प्रॉब्लम से शिकार हुए। तो ऑप्शन ए ज्यादा सुटेबल है, ज्यादा बेहतर है। यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन एंड you have to get the ability so that you can decide that which option is better than the other. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये था क्वेश्चन नंबर 4, लॉजिकल रीजनिंग पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4, और अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं लॉजिकल रीजन का क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज इज बीइंग रियलाइज्ड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, दो स्टेटमेंट्स है। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है, पहला स्टेटमेंट है कि इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज जो है इज बीइंग रियलाइज्ड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, बाय ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सेकेंड स्टेटमेंट हमें मिला है,
सेकंड स्टेटमेंट मिला है जनाब, that there is an increased awareness, there is an increasing awareness about health in society, especially among middle ages group of people, ये दो स्टेटमेंट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में, और हमसे कह रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन ए डियर स्टूडेंट्स मिला है कि जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट नंबर 1 वो काज है, एंड स्टेटमेंट 2 जो है, स्टेटमेंट 2 इसका इफेक्ट है। जो सेकंड ऑप्शन है ऑप्शन बी, उसमें कहा गया है कि स्टेटमेंट 2 काज है और स्टेटमेंट 1 जो है वो इसका इफेक्ट है। और ऑप्शन सी लिखा है, ऑप्शन सी है कि बोथ आर इंडिपेंडेंट काजेस, दोनों काजेस हैं अलग अलग इफेक्ट्स के, बोथ आर इंडिपेंडेंट काजेस। और ऑप्शन डी बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काजेस, बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काजेस। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। पहली बात तो ये याद रखें, कॉज का मतलब है वजह, कॉज का मतलब है वजह। वो स्टेटमेंट, वो बात कॉज होगी जिसकी वजह से कुछ होता है, और जो होता है वो इफेक्ट है। जिसकी वजह से कुछ होता है वो इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना खास्ता मैं जिस कमरे में खड़ा हूं और उसका छत गिर जाए और मुझे चोट लग जाए, तो ये चोट लगना इफेक्ट है और ये छत गिरना कॉज है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं और इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं कि मेरी वीडियो हर कोई लाइक कर रहा है, तो हर कोई वो वीडियो लाइक करता है, ये जो है इफेक्ट है, और मेरी मेहनत जो है ये इसका कॉज है। फर्ज करें इस 2023 का जो टेस्ट कैंसिल हो गया, इस टेस्ट के कैंसिलेशन की वजह जो है वो ब्लूटूथ का इस्तेमाल है, तो ब्लूटूथ का इस्तेमाल इसका कॉज था, पकड़े गए वो कॉज था, और रिजेक्शन जो हुआ टेस्ट का वो इसका इफेक्ट था। तो कॉज और इफेक्ट बहुत आसान है कि वो स्टेटमेंट कॉज होगा जो वजह बनता है, और वो स्टेटमेंट इफेक्ट होगा जो रिजल्ट के तौर पर सामने आता है। अब बहुत इजी है कॉज एंड इफेक्ट। आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स आर सो कंफ्यूज इन डिसाइडिंग अबाउट कॉज एंड इफेक्ट, बिकॉज ये तो क्लियर कट होता है कि देखो इसकी वजह से ये होता है, लेकिन इसकी वजह से ये नहीं होता। फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स तो नहीं ना होता। तो फोर्स इज द कॉज एंड एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट, वोल्टेज इज द कॉज एंड करंट इज द इफेक्ट। जो मिलता है वो इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से मिलता है वो कॉज होता है। अब देखते हैं, दो सेंटेंसेस है। पहला सेंटेंस है कि इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज इज बीइंग रियलाइज्ड बाय ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मुआशरे में आजकल हर कोई योगा और एक्सरसाइज की अहमियत पे जोर दे रहा है, और लोग जान चुके हैं कि एक्सरसाइज और योगा करना बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट है। एक जुमला। सेकंड सेंटेंस ये है कि देयर इज एन इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ इन सोसाइटी। मुआशरे में लोगों में सेहत के बारे में अवेयरनेस काफी ज्यादा फैल रही है, और लोग सेहत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं या जानने लगे हैं। तो अब खुद फैसला करें कि योगा या एक्सरसाइज की अहमियत जानकर लोग सेहत की तरफ आएंगे या नहीं, सेहत की अहमियत जानकर लोग एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। बच्चे भी समझ सकते हैं। अगर फर्ज करो कोई आपसे कहे कि भाई हार्ट, खुदा न खास्ता हार्ट प्रॉब्लम है, डॉक्टर कहते हैं हल्की फुल्की वॉक करो, सुबह की सैर करो, इस तरह की बातें बता रहे हैं, लेकिन सारी बातें क्यों बताते हैं? ताकि आपकी सेहत अच्छी हो। तो सेहत को अच्छी बनाने के लिए या उसकी वजह से योगा इंपॉर्टेंट है। सेहतमंद रहने के लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। सो सेहतमंद रहना या चाहना, सेहतमंद रहना हम चाहते हैं, हमारा ये चाहने की वजह से
योगा हम शुरू करेंगे और एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। सो योगा स्टार्ट करना, उसकी अहमियत जानना, एक्सरसाइज स्टार्ट करना, उसकी अहमियत जानना। इसकी वजह यह है कि हम सेहतमंद रहना चाहते हैं और हमें सेहत के बारे में अवेयरनेस मिली है डॉक्टर से, फ्रेंड्स से, उन लोगों से जो योगा नहीं करते थे, एक्सरसाइज नहीं करते थे, बीमार पड़ गए, तो उन्होंने हमें बताया कि भाई सेहत से बड़ी नेमत कुछ नहीं है। सेहत की अहमियत मुआशरे में वाज़ेह हो गई, जिसकी वजह से, ये लास्ट जुमला सुने, सेहत की अहमियत मुआशरे में वाज़ेह हो गई है, जिसकी वजह से लोगों में एक्सरसाइज और योगा की अहमियत बढ़ गई है। सो आप उम्मीद है समझ गए हैं कि ये इस वक्त वजह बन रही है, सेहत की अहमियत के बारे में जानना वजह बन गई है, जिसकी वजह से लोगों में योगा और एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। और ये जो है स्टेटमेंट 1 रिजल्ट है। तो डेफिनेटली आप समझ गए कि स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज द इफेक्ट। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये होगा। उम्मीद है आप मेरी ये तकरीर सुनेंगे और मैंने वैसे ही अब तकरीर नहीं की होगी। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है कॉज एंड इफेक्ट का। इनके लिखने में टाइम लगता है चूंकि डिस्क्रिप्टिव है, इनके डिस्कशन में या सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता। आप वीडियो के टाइम को देखकर घबराइएगा मत कि सर आपने तो उसमें टाइम लगाया, मैंने लिखने में टाइम लगाया, इतने बड़े बड़े सेंटेंस लिख रहा हूं तो क्या करूं। और दूसरी बात, सोल्यूशन में हर क्वेश्चन में यकीन करें 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता और आप 5 के 5 बहुत इजीली ठीक कर सकते हो। सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए और आपका ट्रैक ऑफ सोल्यूशन सही होना चाहिए। द लास्ट क्वेश्चन, द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इन ऑन रिकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट ऑफ पोस्ट ऑफिस हैज बीन इंक्रीज्ड। अच्छा, मैं इसके स्टेटमेंट लिख लेता हूं, स्टेटमेंट वाइज लिखता हूं कि द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट on recurring deposit accounts, the rates of interest on recurring deposit accounts of post office has been increased from 1st March। ये पहला सेंटेंस होगा, पहला सेंटेंस हो गया। हम सेकेंड सेंटेंस भी लिखने वाले हैं। ओके, टू अट्रैक्ट मोर डिपॉजिट्स, मार्च टू अट्रैक्ट मोर डिपॉजिट्स, ये पहले सेंटेंस का पार्ट है, टू अट्रैक्ट मोर डिपॉजिट्स। ओके, सेकेंड सेंटेंस ये है। अच्छा, ये बस एक ही सेंटेंस है, सेंटेंस नहीं, छोटा सा पैराग्राफ है। आपको कोर्स ऑफ एक्शन बताना है। व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन? पहले मैं ऑप्शन लिखूं फिर आपको कोर्स ऑफ एक्शन बताता हूं ताकि आपको पता चले। ये सबसे कम डिस्कस हुआ है, सो लेट मी डिस्कस इट। पहला ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स कि एफर्ट्स शुड आल्सो बी मेड टू मेक द पीपल अवेयर। एफर्ट्स शुड आल्सो बी मेड टू मेक पीपल अवेयर। ये पहला सेंटेंस। ऑप्शन बी क्या है देखते हैं कि इफ डिपॉजिट्स डू नॉट इंक्रीज, अगर डिपॉजिट्स ना बढ़े, द रेट ऑफ इंक्रीज मस्ट बी इंक्रीज मोर। इफ डिपॉजिट डू नॉट इंक्रीज, अगर अब भी डिपॉजिट्स इंक्रीज ना हुए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का जो रेट है मस्ट बी फर्दर इंक्रीज्ड, तो रेट को फर्दर बढ़ा दें, फर्दर इंक्रीज कर दें। ये सेकंड सेंटेंस है। अब ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन ठीक है। ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन ए क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपने साथ देना है प्लीज। ऑप्शन ए, ओनली 1 ट्रू। ऑप्शन बी, ओनली 2 इज ट्रू। पहला वाला ठीक है, दूसरा ये ए और बी, यानी ओनली ए ट्रू, ओनली बी ट्रू, ऐसा है। और नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, neither 1 nor 2 is true। ऑप्शन सी, neither 1 nor 2 are true, इनमें से एक भी ठीक नहीं है। और ऑप्शन डी लास्ट ऑप्शन आज की वीडियो के लिए, और both 1 and 2 are true,
दोनों ठीक है जनाब। तो ये ऑप्शंस हैं, इसको ए के बजाय 1 कहना चाहिए और इसको बी के बजाय 2, क्योंकि ऑप्शन में 1 2 लिखे हैं। मैं डिस्कस करना चाहता हूं, आप सुनेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास है क्वेश्चन कि पोस्ट ऑफिस में जो लोग अपना डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, उनको फायदा मिलता है। वहां पर पोस्ट ऑफिस में लोगों ने डिपॉजिट अकाउंट खोलना छोड़ दिया है, डिपॉजिट्स छोड़ दिए हैं। तो पोस्ट ऑफिस वालों ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया ताकि डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करे। फर्ज करो एक डिपॉजिट पे उनको कम मार्जिन, कम फायदा मिलता था, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने डिसीजन किया 1 मार्च से कि भाई ज्यादा लोग आए और हमारे साथ डिपॉजिट करें, डिपॉजिट अकाउंट खोलें, और उनको इंटरेस्ट बढ़ा दिया कि हम आपको फायदा ज्यादा दे देंगे। फर्ज करो परसेंटेज बढ़ाया कि 100 में 10 दे रहे थे, अब 100 में 20 दे रहे हैं। मकसद यह है कि ज्यादा डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करे। इस पैराग्राफ का मतलब यह है, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 मार्च टू अट्रैक्ट मोर डिपॉजिट्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस, मतलब मैंने बयान किया। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, याद रखना कि जो आपने किया उसको कामयाब करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, दैट इज कोर्स ऑफ एक्शन। काज और इफेक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन में क्या फर्क है माय डियर स्टूडेंट्स? काज मीन वजह, किसी रिजल्ट की वजह, और इफेक्ट मीन रिजल्ट, जो रिजल्ट आता है वो इफेक्ट होता है। इससे पहले के एमसीक्यू में मैंने उस पर बात की है। और कोर्स ऑफ एक्शन मीन कि आपने जो प्लान बनाया है उस प्लान को कामयाब करने के लिए आपने जो स्टेप उठाना है, दैट स्टेप इज कॉल्ड कोर्स ऑफ एक्शन। आपने जो प्लान बनाया है उसको कामयाब करने के लिए आपको स्टेप उठाना है। हमने प्लान बनाना है कि फर्ज करो आई एंड माय फ्रेंड्स हैव टू गो टू मरी एंड एंजॉय द वीकेंड। तो ये एक प्लान बन गया। अब इसको कामयाब बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, क्या परफेक्ट रहेगा, दैट इज कॉल्ड कोर्स ऑफ एक्शन, दैट इज कॉल्ड कोर्स ऑफ एक्शन। सो पोस्ट ऑफिस की तरफ से इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बढ़ाया गया है ताकि लोग ज्यादा आए और हमारे साथ डिपॉजिट अकाउंट बनाएं। अब इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए पोस्ट ऑफिस वालों को कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना होगा, क्या स्टेप लेना होगा कि ये प्लान कामयाब हो जाए? तो बहुत आसान है। पहला है कि एफर्ट शुड आल्सो बी मेड टू मेक पीपल अवेयर। सबसे पहले तो उनको यह करना होगा कि लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि हमने इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, आप आज ही डिपॉजिट खोलें। तो क्या ये गलत है? जब इन्होंने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए प्लान बनाया है तो लोगों को आगाह तो करेंगे ना। लोगों को आगाह किए बगैर ये कैसे अपने प्लान में कामयाब होंगे? तो ये जुमला देखो, मैं आंखें बंद करके इधर लिख रहा हूं कि ये जुमला नजर नहीं आ रहा, तो ये जुमला क्या है जनाब? ये जुमला बिल्कुल ठीक है, सही है। एफर्ट शुड आल्सो बी मेड टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट द प्लान ऑफ पोस्ट ऑफिस सो टू गेट द टास्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ डिपॉजिट्स डू नॉट इंक्रीज। आपने लोगों को अवेयर भी कर दिया, चीखे चिल्लाए आ जाए जनाब हमारे पास डिपॉजिट बनाए, हमने इंटरेस्ट बढ़ा दिया, आपको भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा, और अच्छी तरह 100 तरह के सॉफ्ट जुबान से और सॉफ्ट अल्फाज से लोगों को धोखा देते जाए। हो सकता है धोखा हो जाए, ना हो जाए, तो फिर दूसरी कोशिश क्या करे? फर्ज करो आपने अवेयरनेस बढ़ाया फिर भी डिपॉजिट नहीं बढ़े, तो फिर क्या करो? द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी फर्स्ट, और कोई चारा नहीं है। अगर आप लोगों में ऐलानात करने के बाद भी कामयाब नहीं हुए कि मैंने 100 में 10 का फायदा देने के बजाय 100 में 20 का फायदा कर दिया है, आप आ जाए डिपॉजिट खोले, फिर भी लोग आपकी बात ना सुने, तो एक ही रास्ता रह गया है कि अब डिपॉजिट का रेट जो है वो 20 से 30 कर दो, मजीद इंक्रीज कर दो, तो डेफिनेटली लोग अट्रैक्ट होने लगेंगे। सो देयरफॉर वो भी ठीक है और ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड इट इज द सेकंड। अगर ऑप्शन में अच्छा है जहन में आया, अक्सर इसके ऑप्शन ये आते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन के ऑप्शन ये आते हैं कि विच वन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, तो फिर दोनों नहीं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है और ये सेकंड प्रायोरिटी होगी। Which one is the second priority? Then it is the second priority। लेकिन यहां नहीं कहा फर्स्ट प्रायोरिटी या सेकंड प्रायोरिटी के बारे में नहीं पूछा, यहां पूछा गया है कौन सी बातें ठीक है भाई, प्लान कामयाब करने के लिए कौन से स्टेप उठाने ठीक है, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। पहले ये उठाओगे, अगर इससे काम बन गया तो अच्छी बात है, खुश रहो और खुश रखो, और अगर ये कामयाब नहीं रहा तो फिर दूसरे पे अमल करोगे। हेंस बोथ 1 and 2 आर ट्रू, यहां दोनों बिल्कुल ठीक है, लाजवाब है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर योर फीडबैक। बार बार आप मुझे अप्रिशिएट करते हो, जिसकी वजह से मुझे
हर हालत में वीडियो बनानी ही पड़ती है। सो एनी हाउ, खुश रहिएगा, अल्लाह आपको कामयाबी दे। इस कमिंग टेस्ट में अपना फोकस बहाल रखिएगा। खुदा से दुआ है कि हर उस बंदे को उसकी मेहनत का फल मिले जो इसका हकदार हो, और जिससे हमें सबको, इस कौम को और उसको और उसके पेरेंट्स को फायदा हो। लॉजिकल पोर्शन तो डिस्कस हो गया, अब इसको एक दो बार आराम से देख लें तो यकीन करें आपका माइंड सेट हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए। अभी फौरन ही इंशाल्लाह मैं कॉलेज की क्लास लेने जा रहा हूं। कॉलेज की क्लास लेने के बाद आऊंगा तो आपके लिए मैं फिजिक्स का पोर्शन भी, इसी पेपर जो कैंसिल हो गया 2023 का, फुल डिस्कशन रिकॉर्ड करूंगा। वो आपको ज्यादा हेल्प इसलिए देगा क्योंकि फुल कोर्स का आपको रिवीजन हो जाएगी इसकी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।